जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दरअसल इस समय यूएस डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है भारत पे अपनी कदम को मजबूत करने के लिए हर भरसक प्रयास कर रही है, और वो इस समय इंडिया के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर भी काफ़ी गंभीर है। हम सब जानते हैं कि पहले अमेरिका के द्वारा जो स्ट्राइकर बेस्ड आर्मर्ड व्हीकल है ये भारत को ऑफर करी गई। उसके बाद जेट इंजन डेवलपमेंट की बात सामने आई, फिर MQ-9 गार्डियन ड्रोन की बात सामने आई, लेकिन अब पेंटागन का जो फोकस है ये भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम पर आ टिका है। अगर हम FRCB प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम की जो वैल्यूएशन है ये 57,000 करोड़ रुपए की है, जिसका उद्देश्य होगा भारत के पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करना, और ये टैंक रिप्लेस किए जाएंगे तकरीबन 1770 नेक्स्ट जनरेशन की कॉम्बैट व्हीकल्स के द्वारा, और यह लक्ष्य 2035 तक पूरा करने का रखा गया है। अब ये जो एडवांस मशीन होने वाली हैं इनमें बहुत सारे जो कटिंग एज फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं ये भी हमें देखने को मिलेगी, और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि इन्हें आज के मॉडर्न थ्रेट से बचाने का काम करेंगे। और इस समय मीडिया सोर्सेज पे यही बातें चल रही हैं कि अमेरिका भी लगातार भारत के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है, और इसके लिए बाकायदा जो टॉक्स है ये डिप्लोमेटिक चैनल्स में शुरू भी हो गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की तो भारत इस प्रोग्राम को स्वदेशी तौर पर आगे बढ़ाना चाहता है, जहां पर DRDO, लार्सन टुब्रो, टाटा, महिंद्रा डिफेंस और कल्याणी के साथ मिल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एमका प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि एमका प्रोग्राम को लेकर के DRDO चीफ ने हाल ही में कुछ बड़े बयान दिए हैं, जहां पर उन्होंने एमका की प्रोग्रेस के बारे में बात की है, और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा इस पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई है। लेकिन इसी बीच मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि एमका प्रोटोटाइप अपने रियलाइजेशन के करीब पहुंच चुका है, और इस पे जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। दरअसल एमका का जो रोल आउट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 के अंत तक या 27 की शुरुआत में हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर अगर चीज़ें सामान्य तरीके से चली तो शायद ही हमें स्केड्यूल से पहले भी देखने को मिल जाएगा, इसका पूरा अनुमान है। लेकिन यहाँ पर एक नई अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-3 प्रोटोटाइप जो है इनका निर्माण एक साथ किया जाएगा, जो कि बहुत ही कम समय के अंतराल में रोल आउट किए जाएंगे। और शुरुआती जो 3 प्रोटोटाइप है इनको इस उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि ये डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल का हिस्सा होंगे, जहां पर ये सिस्टम और जो एवियोनिक्स है इनकी टेस्टिंग करेंगे, और इनसे जो वैल्यूएबल डेटा प्राप्त होगा उसके आधार पे आगे की कार्यवाही की जाएगी, और भी जो रिफाइनमेंट है वो होती रहेंगी। लेकिन अंत के जो 2 प्रोटोटाइप हैं उन्हें बेसिकली वेपन ट्रायल पर केंद्रित किया जाएगा। उनका काम होगा कि जो वेपन सिस्टम के ट्रायल है उनको पूरा करना, ताकि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में वेपन इंटीग्रेशन है इसको इंश्योर किया जाए और कम से कम समय में ये कार्य पूरा किया जाए। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि 8 से 9 महीने के अंतराल में जो प्रत्येक प्रोटोटाइप है ये रोल आउट होते दिखाई पड़ेंगे। इससे ज़्यादा डिले हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। टारगेट ये है कि 2032 से 33 तक एमका को प्रोडक्शन में उतार देना है और एमका मार्क 2 पर कार्य शुरू कर देना है। और अगली बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को लेकर के आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर से जो VVIP ट्रांसपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर है इनकी खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत करी है, और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर मुख्यतः प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि पहले भी इस प्रकार की एक डील को अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड डील में आप सबको पता है कि भ्रष्टाचार की वजह से वो डील कोलैप्स कर गई है, और अब एक नए सिरे से इस डील की शुरुआत की गई है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के द्वारा एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट है इसको फाइनलाइज किया जा रहा है, और जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा, और क्या क्या उनको चाहिए VVIP हेलीकॉप्टर में इसकी लिस्ट भी तैयार की गई है। और ये जो क्रूशल डॉक्यूमेंट है ये क्वालिटी स्टैंडर्ड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बजट कॉन्स्ट्रेंट और इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें जो हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगी। और माना जा रहा है कि एक बार जैसे ही ASQR फाइनलाइज हो जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स एक ग्लोबल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI इशू करेगी, और इंटरनेशनल हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर का जो इंटरेस्ट है उसको ग्रैब करेगी, और उसके बाद डील फाइनलाइज की जाएगी। दरअसल आपको बताते चलें कि जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है इसमें AW101 जो हेलीकॉप्टर है इनमें 3 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी भारत को 2012 में डिलीवर कर दिए गए थे इनिशियल प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, लेकिन उन्हें तकरीबन 1 दशक तक ग्राउंडेड ही रखा गया, और बाद में डील कैंसिलेशन के बाद ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को उनको लौटा दिया गया। लेकिन अब ये डील नए सिरे से शुरू होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर के आ रही है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना में जेफ-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट की जो संख्या है ये लगातार बढ़ाई जा रही है। और हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पर जेफ-17 पीएफएक्स प्रोग्राम की बात की गई थी। और इस अनाउंसमेंट के बाद से ही जो अटकलों का दौर है वो लगना शुरू हो गया और इसकी कैपेबिलिटी को लेकर के जो बातचीत है ये शुरू हो गई। दरअसल ये अनाउंसमेंट तब हुई जब हाल ही में नवंबर 2023 को पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा मोस्ट एडवांस वेरिएंट जो कि जेफ-17 का है, जिसे हम ब्लॉक 3 के नाम से जानते हैं, इसे इंडक्ट किया गया। और इस वेरिएंट के इंडक्ट किए जाने के बाद ही जो जेफ-17 पीएफएक्स है इसकी बात की जानी शुरू कर दी गई। हालांकि इसकी कैपेबिलिटी के बारे में तो सब कुछ अंडर रैप है, यानी कुछ इसके बारे में बताया नहीं गया। लेकिन रीसेंट रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो वहाँ पर हिंट ये दिए गए हैं कि इसको इनलार्ज किया जाएगा और इसमें जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना है यानी एवीआईसी और पाकिस्तान के पीएसी ये साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो काफ़ी हद तक तेजस मार्क 2 के सिमिलर होगा, जो कि 17 से लेकर के 17.5 टन के बीच में हो सकता है। अगर हम मौजूदा जेफ-17 थंडर की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये अप्रॉक्सीमेटली 13,500 किलोग्राम का है, जो कि इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाता है। लेकिन ये जो नया वेरिएंट होने वाला है ये माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 की कैटेगरी का होगा। हालांकि इसमें काम कहां तक पहुंचा, कितना शुरू हुआ, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है। ये चीज़ ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी है। अगली बड़ी अपडेट रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स को लेकर के आ रही है। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स अपने आर्सेनल में नए नए मिसाइल को इंडक्ट कर रहा है, तो अब रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल है भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपने हाल ही में सुना है कि रुद्रम 2 का जो सफल टेस्ट है ये सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है। लेकिन अब एक बड़ी तैयारी की जा रही है जहां पर रुद्रम 3 के ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से रुद्रम 3 के टेस्ट के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को नासिक में मॉडिफाई किया जा रहा है, जहां पर विशेष तौर पर जो नए इक्विपमेंट है वो ऐड किए जा रहे हैं जिनसे रुद्रम 3 के टेस्ट को आगे बढ़ाया जा सके। दरअसल अगर हम बात करें रुद्रम 2 और रुद्रम 3 की, तो इनकी रेंज क्रमशः 350 से लेकर के 550 किलोमीटर के बीच में है। और ये इंडियन एयरफोर्स को ये कैपेबिलिटी प्रदान करेंगी कि हाइपरसोनिक स्पीड से एनिमी टारगेट्स को ये हिट कर सकते हैं और एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत के पास इजरायली रैमपेज भी है जो कि 250 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। और जो हमारी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है वो भी तकरीबन 1000 किलोमीटर हमारा क्षमता के साथ आती है। लेकिन जो रुद्रम सीरीज की मिसाइल होंगी ये इन्हीं दो रेंजेस के बीच में जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसको फुलफिल करने का काम करेंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है और माना जा रहा है कि ये एक सुपरसोनिक एयर लॉन्च मैक 4 कैपेबल मिसाइल होगी, जो कि ब्रह्मोस का एक लाइटर वेरिएंट होगी। तो रुद्रम 2, रुद्रम 3, ब्रह्मोस एनजी ये सारी जो मिसाइल्स हैं मिलकर के भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगी। और संभावित है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले या अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आपको रुद्रम 3 के जो टेस्ट हैं ये होते दिखाई पड़े।